हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द बायोटेक लाइफ। ये हमारा सेकंड लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी पे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना था, जबकि इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा। जैसे कि कोई ये बैक्टीरिया है ना, तो इस बैक्टीरिया के पास क्या होता है, इसका खुद का जीनोमिक डीएनए होता है। ओके, और बैक्टीरिया को कौन सा बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। और ये बैक्टीरियोफेज वायरस अगर बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है और बैक्टीरिया को लाइस करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इन सारे प्रोसीजर में क्या होता है कि ये जो जीनोमिक डीएनए है ना वायरस का, ये डीएनए इसके अंदर जाता है और बैक्टीरिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और बैक्टीरिया को अपने कंट्रोल में करने के बाद इसके डीएनए को लाइस करता है और अपने जैसे ढेर सारे बैक्टीरियोफेज को बनाता है और बैक्टीरिया को लाइस करके बाहर निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया अपने आप को बचाता है। कैसे बचाएगा? अब बचाने के लिए क्या करता है? तो बैक्टीरिया करता क्या है कि इस बैक्टीरिया के अंदर होते हैं बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए इसके अंदर आता है ना, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट कर देते हैं। हमने पता ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, ये डीएनए को कट करता है, डीएनए या आरएनए को। तो जैसे इसका डीएनए इसके अंदर जाएगा तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको फ्रेगमेंटेड कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे और बैक्टीरियोफेज का डीएनए यहाँ से डिनेचर हो जाएगा और बैक्टीरिया लाइव रहेगा। ठीक है, बैक्टीरिया अपने फर्दर जनरेशन में जा पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो चांसेस है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस बैक्टीरिया के डीएनए को भी कट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इस डीएनए से अटैच होता है एक ग्रुप जिसका नाम होता है मिथाइल। ये मिथाइलेटेड होता है, यानी कि मिथाइल ग्रुप इसके डीएनए से अटैच होता है, जिसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इस डीएनए को कट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये होता है एक तरह का मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो और क्या होता है यहाँ पे, हम एक चीज़ और जानते हैं पहले, उसके बाद इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जानने के लिए, इंसुलिन का। क्या है ये? एक इंसुलिन है। इंसुलिन हम जानते हैं क्या है, एक प्रोटीन है जो कि सीक्रेट कहाँ से होता है, पैंक्रियास से। ठीक है, पैंक्रियाटिक हार्मोन है, पैंक्रियाटिक हार्मोन है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है ना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको डाउन करता है, कम करता है। ठीक है, जबकि ग्लूकागॉन क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसुलिन जो सीक्रेट होता है वो पैंक्रियाटिक सेल से होता है। पैंक्रियाज में जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ का जो सेल होता है वो बनाता है इंसुलिन। अब इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो हमें एक चीज पता होगा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से ही बनता है प्रोटीन। यानी कि ये जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन का जीन किसके अंदर होगा, इस डीएनए में होगा। और कहाँ का डीएनए होगा, डीएनए होगा पैंक्रियाज का। तो पैंक्रियाज का जो डीएनए है उसमें होता है इंसुलिन का जीन। अगर हम इस इंसुलिन का जीन मानते हैं, ये इंसुलिन का जीन है, इस इंसुलिन के जीन को हम पैंक्रियाटिक सेल से निकाल करके किसी वेक्टर में डालते हैं। वेक्टर मतलब हम एक प्लाज्मिड को मान लेते हैं वेक्टर है, इस प्लाज्मिड के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको कट करना पड़ता है। तो कट करने के लिए क्या किया जाएगा, कैंची से काटा जाएगा? नहीं, क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर होता है। कैंची ही होता है लेकिन उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म में मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, उससे हम इसको कट करेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे इस जीन को कट किया जाएगा, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया जाएगा उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम प्लाज्मिड को भी कट करेंगे, उसके बाद इसको ला करके इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये आता है कि इसको काटने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वन क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकंड थिंग क्या चाहिए कि इस जीन को निकालने के बाद हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, और मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए इसका हमें रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। किसके थ्रू होता है ये, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू होता है, जिसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम है पॉलीमरेज।
ओके, पॉलीमरेज के बाद हमें क्या है, सेकंड थिंग क्या है कि अगर हम इस जीन को यहाँ पे ला करके इसमें ज्वाइन कराना चाहते हैं ना, तो ज्वाइन करने के लिए भी एक एंजाइम जरूरी होता है जिसका नाम होता है लाइगेज। बेसिकली डीएनए को ज्वाइन करना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डीएनए लाइगेज। एंड फोर्थ वन क्या है, हमने क्या कर लिया, इस जीन को निकाल लिया पैंक्रियाटिक सेल से, निकालने के बाद इसकी बहुत सारी कॉपीज बना लिया, एंड कॉपीज बनाने के बाद इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन हो गया तो ये क्या है, एक वेक्टर में हमने ज्वाइन किया, तो ये एज ए वेक्टर काम करेगा, ठीक है। और इस वेक्टर को क्या करेंगे हम, ट्रांसफर करेंगे, किसमें करेंगे, किसी होस्ट में। तो ये 5 टूल्स हैं जो कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही सारा मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। कौन से की टूल्स चाहिए, पहला की टूल हमारे पास होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या फंक्शन इसका, डीएनए को कट करने के लिए। सेकंड क्या है, पॉलीमरेज, क्या करना है इसको, डीएनए के बहुत सारी कॉपीज बनाना है, पॉलीमराइज करना है। थर्ड क्या है, लाइगेज, क्या काम है इसका, डीएनए को जोड़ने का, 2 फ्रेगमेंट को जोड़ने का। एंड फोर्थ वन क्या है, वेक्टर, क्या काम है, डीएनए का जो हमारा जीन है या डीएनए है उसको ज्वाइन करने के बाद किसी वेक्टर में, तो हम उसको होस्ट के पास भेज सकते हैं वेक्टर की हेल्प से। वेक्टर का काम यही होता है। एंड पांचवा क्या है, होस्ट, जिसमें हमें अपने जीन को एक्सप्रेस कराना है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब बात करते हैं यहाँ से एक एक टूल के बारे में अच्छे से जानेंगे। पहला टूल क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे डिस्कवर हुआ, हम आपको ये बता दिए ऑलरेडी कि ये जो बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर जाता है तो ये एक मॉडिफिकेशनल सिस्टम डेवलप करता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो यहाँ से साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए को कट कर दे रहा है। तो इसी का नाम दिया इन्होंने बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो साइंटिस्ट ने ढूंढा था उसका नाम था हिंड सेकेंड। और यहाँ पे जो हिंड है इसका भी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है। जैसे एच है, एच स्टैंड करता है जीनस को, आई एन इंडिकेट करेगा स्पीसीज को, डी स्ट्रेन है, एंड सेकेंड है डिफाइन करता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी का। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले 1963 में डिस्कवर किया गया था द 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो हम आपको ऑलरेडी बता दिए इन इश्चेरिचिया कोलाई। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये है ई कोलाई, ठीक है। वेयर आइसोलेटेड वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एक ही एंजाइम है कुछ ऐसा जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है डीएनए में, जबकि अदर क्या है कि डीएनए को कट कर रहा है। द लेटर वॉज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, और बाद में इसी का पता लगाया गया, इसको क्या बोले, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। द फर्स्ट इंडोन्यूक्लिएज जिसका नाम है हिंड सेकेंड, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। देखो जितने भी इंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, ये हमेशा डीएनए के एक स्पेसिफिक लोकेशन में कट करते हैं। जैसे ये डीएनए है ना, इस पे कुछ सीक्वेंस होता है, मे बी ये 4 बेस पेयर का हो सकता है, 6 बेस पेयर का भी हो सकता है, और 8 बेस पेयर का भी हो सकता है, ठीक है। जो सबसे कम बेस पेयर का होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट कटर, और जो कब से कम होता है उसको बोलते हैं रेयर कटर। एंड बीच वाला जो होता है ये मोस्टली 6 न्यूक्लियोटाइड के ही होते हैं, या 6 बेस पेयर वाले ही सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हिंड सेकेंड है तो ये 6 न्यूक्लियोटाइड या 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को ही कट मारता है। कैसे करता है ये, यहाँ पे मान लेते हैं एक इसका सीक्वेंस, जैसे EcoR1 एक एंजाइम, उसका सीक्वेंस क्या है, GAATTC, ये 6 बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड है ना, या 6 बेस पेयर का है। तो ये सीक्वेंस जहां भी डीएनए में प्रेजेंट होगा ना, सिर्फ वहीं पे EcoR1 कट कर पाएगा, इसके अलावा कहीं भी कट नहीं करेगा। वैसे हिंड सेकेंड का भी ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, अगर वो सीक्वेंस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या करेगा, ये कट कर पाएगा। तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। देखो the first restriction endonuclease was functioning dependent on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. It was found that hind second always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। हमने बताया आपको, this specific base sequence is known as recognition sequence for hind second। इसके अलावा क्या है, हिंड सेकेंड तो पहला डिस्कवर हुआ था, इसके अलावा अब तक 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर कर दिया गया है। कितने स्ट्रेन से, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से।
और हर स्ट्रेन का क्या है रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, यानी कि हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग, अब जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया गया है, बहुत सारे डिस्कवर किए गए, मोर देन 900, तो इनको नाम कैसे दिए गए हैं? तो नाम देने का भी एक क्राइटेरिया था। जैसे हमने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं इको R1 का, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको नाम कैसे दिया गया है? तो इसको नाम देने के लिए क्राइटेरिया ये है कि जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या कहलाएगा, वो जीनस होगा। ठीक है, सारे क्या है, सारे बैक्टीरिया वगैरह से आइसोलेट किए गए हैं। एंड सेकेंड वन क्या है, इसका स्पीसीज नेम होगा। एंड थर्ड वन क्या है, स्ट्रेन होगा, क्योंकि एक बैक्टीरिया का जो स्पीसीज होता है ना, उसके भी कई सारे स्ट्रेन होते हैं। एंड जो लास्ट वन रोमन नंबर है, ये होगा ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ये क्लासिफिकेशंस है, यानी कि हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं उनको ऐसे ही नेम दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। मैंने बताया पहला जीनस होता है, एंड सेकेंड 2 लेटर जो होता है वो कहाँ से आता है, स्पीसीज से। जैसे इको है तो ई है, इस्रिचिया जीनस है, एंड सीओ कोलाई, कोलाई क्या है, इसका स्पीसीज है। ठीक है, कम फ्रॉम स्पीसीज द प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फ्रॉम विच दे वेर आइसोलेटेड। जैसे कि इको R1 का एग्जांपल इन्होंने लिया है, जहां का इको R1 मतलब इस्रिचिया कोलाई, RY13 ये इसका स्ट्रेन है, एंड इको R1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम, R क्या है यहाँ पे, स्ट्रेन है। ठीक है, R क्या है, स्ट्रेन है। एंड रोमन नंबर हमने बताया क्या है, रोमन नंबर फॉलोइंग द इंडिकेट द ऑर्डर in which the enzyme were isolated from the strain of bacteria। जिस ऑर्डर में उसको आइसोलेट किया गया है उसी अकॉर्डिंग में इसका नाम दिया गया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब ये दो तरह का होता है, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो दो तरह का होता है। कौन कौन से? पहला तो होता है एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, पहला एक्सोन्यूक्लियस होता है, एंड सेकेंड वन क्या है, एंडोन्यूक्लियस। दोनों में एक बहुत ही खास फर्क होता है कि दोनों का फंक्शन डिफरेंट होता है। दोनों काम तो एक ही करते हैं, डीएनए को ही कट करते हैं, लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को किनारे से कट करता है। कहाँ से कट करेगा? किनारे से, कॉर्नर से कट करेगा। यानी कि जो डीएनए का एकदम किनारा होगा, यानी कि 5 प्राइम होगा या 3 प्राइम होगा, वहां का जो एक एक न्यूक्लियोटाइड को कट करते हुए आगे जाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐसे कट करते हुए आगे जाता है। जबकि इंडोन्यूक्लियस क्या होता है ना, ये हमेशा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करता है, और वो भी बीच से, डीएनए के बिटवीन में कहीं भी कट मार सकता है। यही इन दोनों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंजाइम होता है वो इंडोन्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है। दीज आर टू काइंड्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस। जबकि एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, whereas endonuclease may cut a specific position within the DNA, and each restriction endonuclease function by inspecting the length of DNA sequence। ठीक है, once it finds its specific recognition sequence, जब तक recognition sequence नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं कर पाएगा। It will bind, अगर मान लेते हैं ये endonuclease कोई है, मान लो इको R1 है, और ये इस डीएनए पे अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को सर्च करेगा, जहां मिलेगा, मान लो यहाँ मिलता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यहाँ पे आकर ये बाइंड करेगा और यहाँ से कट कर देगा। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन दियर सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, बिकॉज सुगर फॉस्फेट बैकबोन से ही डीएनए बना होता है। And each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। अब ये palindromic sequence क्या होता है, एक अलग सी बात आ गई, अब इसको भी जानना बहुत जरूरी है। देखो, palindromic sequence या palindrome बहुत खास चीज नहीं होता है। इसको हम अपने जब हम लोग छोटे थे तो नॉर्मली ऐसे ही पूछते थे लोग से, कोई ऐसा नाम बताइए जिसका उल्टा सीधा पढ़ने पे एक ही चीज आए। ठीक है, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, वही चीज है यहाँ पे। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे मलयालम। ठीक है, मलयालम। अब इसको पढ़िए आप, अगर आप इधर से इसको पढ़ते हैं और इधर से पढ़ते हैं, दोनों में सेम ही अल्फाबेट आ रहे हैं,
MALAYA एंड AYA। तो दोनों तरफ से सीक्वेंस क्या है, एक ही जैसा आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसको हम यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सीक्वेंस का, यहाँ पे GAATTC। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, C का G होगा, एंड T का क्या होगा, A होगा, T का क्या होगा, A होगा, A का क्या होगा, T होगा, एंड A का क्या होगा, T होगा, एंड G का क्या होगा, C। अगर हम इसको मानते हैं ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, और ये 5 प्राइम होगा, एंड दिस वन इज 3 प्राइम। चलो अब इसको हम रीड करते हैं, हम 5 प्राइम से इसको 3 प्राइम की तरफ रीड करते हैं, ठीक है। फिर इधर भी 5 प्राइम, तो इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रीड करोगे तो GAATTC आ रहा है। इधर से भी पढ़ोगे तो GAA एंड TTC आ रहा है, दोनों तरफ से सेम सीक्वेंस आ रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब चलो इसी को हम उल्टा पढ़ते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ पढ़ते हैं, और 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ पढ़ो तो क्या होगा, CTTAAG। इधर से भी पढ़ो CTTAAG। इसी का सीक्वेंस हमेशा जितने भी मोस्टली क्या होता है, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, उनमें क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, बिना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये नहीं कट पाएंगे, क्योंकि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करते हैं, उसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जहां भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखे आप समझ लो कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्लीवेज साइट हो सकता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखो क्या होता है, ये जैसे ये सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। अब ये दो तरह से कट कर सकता है, कट करने के इसके भी दो तरीके से कट करता है। पहला तो ब्लंट, एंड दूसरा क्या होता है, स्टिकी। पहला क्या होता है, ब्लंट एंड होता है, दूसरा होता है स्टिकी एंड। अगर डीएनए को, जैसे यही हम एग्जांपल ऊपर ही लिए हैं, इसी को ले लेते हैं, अगर ये इस सीक्वेंस को बीच से ऐसे कट कर देता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर इसको ऐसे बीच से कट कर देता है सीधा सीधा, तो इसे बोलते हैं ब्लंट। लेकिन अगर ये ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है, जैसे ये G और A के बीच में कट मारे इधर से, और इधर से G और A के बीच में कट मारे, तो एक ओवरहैंग प्रोड्यूस होगा। कैसा ओवरहैंग, इस तरह का कुछ, ये है ना, ये ओवरहैंग प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा, ठीक है। ये ओवरहैंग प्रोड्यूस मतलब एक तरह से यहाँ तक जो है AATT ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया है, और इसके बाद डबल स्ट्रैंड है। इधर भी कह सकते हो TTA ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया, डबल स्ट्रैंड हो गया। तो अगर सिंगल स्ट्रैंड का ऐसा ओवरहैंग प्रोड्यूस होता है ना, तो इसी को बोलते हैं हम स्टिकी एंड। और ये दोनों जो सिंगल स्ट्रैंड को ओवरहैंग प्रोड्यूस हो रही है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बाइंड कर जाते हैं, लेकिन लाइगेट नहीं होते हैं, यहाँ से ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो ज्वाइनिंग कैसे होती है, तो ज्वाइनिंग के लिए हमेशा डीएनए लाइगेट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने लिया है, जैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। तो सबसे पहले दिस एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट पे कट करेगा। यहाँ पे एक लिया है वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर का डीएनए है, उसमें ये सीक्वेंस है, ओके। दूसरा क्या है, फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए के सीक्वेंस है। दोनों सीक्वेंस सेम है, क्योंकि सेम नहीं होगा तो कट नहीं करेगा। और हम दोनों को सेम एंजाइम से कट कर रहे हैं, किस एंजाइम से, इको R1 से। इसको भी इको R1 से कट करना है, इसको भी इको R1 से कट करना है। और इसका सीक्वेंस क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इको R1 का क्या है, ये GAATTC। तो यहाँ देखो GAATTC प्रेजेंट है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, GATTC। तो यहाँ से कट मारता है, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। G और A के बीच से कट मारेगा, G और A के बीच से, तो ओवरहैंग प्रोड्यूस होगा। देखो ये ओवरहैंग है, यानी कि कुछ स्ट्रैंड जो है यहाँ सिंगल है, बाकी डबल है। सीक्वेंस होने की वजह से एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, डीएनए लाइगेज। क्या चाहिए यहाँ पे, डीएनए लाइगेज। बिना डीएनए लाइगेज का ये सेगमेंट एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा और ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा स्टेप क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का तरीका, किसके एक्शन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। ये एग्जांपल अब इन्होंने क्या बताया जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। डू यू नो व्हाट इज पैलिंड्रोम्स आर, ऑलरेडी हम जानते हैं। दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फ्रॉम द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे कि एग्जांपल मलयालम के लिए आया है, एस अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोम्स वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। The palindromes in DNA is sequence of base pair that read same on the two strand when orientation of reading is kept the same, ठीक है। हम ऑलरेडी इस चीज को जान चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में क्या बात हो रही है यहाँ पे,
द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्टैंड। ठीक है, ये टू स्टैंड है। अगर 5 to 3 डायरेक्शन में हम रीड करते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम इसको 3 and 5 डायरेक्शन में, यानी कि हम किसी भी डायरेक्शन में रीड करें तो ये ट्रू होगा। जैसे 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं तो GATTC आ रहा है, और सेम ईयर जैसे GAATTC। वैसे भी 3 डायरेक्शन में करते हैं तो CTT and CTT। तो किसी भी डायरेक्शन में रीड करें तो एक दूसरे का सेम ही सीक्वेंस होता है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA a little away from the center of the palindrome site, but between the, अगर थोड़ा सा अवे कट करते हैं, लिटिल अवे, यानी कि सेंटर है, ये सेंटर है अगर, तो इससे थोड़ा अवे, लाइक 1-2 बेस पे यहाँ तक अगर कट करते हैं तो इससे प्रोड्यूस होने वाला जो इंट होगा ना, उसी को बोलते हैं स्टिकी इंट। अभी देखना यही बोलेंगे। बट बिटवीन द सेम टू बेसिस, ओके, ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड दिस लीव सिंगल स्ट्रैंड, मैंने बताया आपको सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा, पोर्शन एट द इंट देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी इंट। क्या होगा ये? स्टिकी इंट ऑन ईच स्ट्रैंड। These are named so because they form hydrogen bond. Of course, complementary sequence से hydrogen bond बनाएगा with their complementary cut counterparts. एक दूसरे का क्या है? ये complementary है, counterpart. And this stickiness of the end facilitates the action of enzyme. कौन सा? DNA ligase. Okay. इसके आगे क्या है? ठीक है। Restriction endonucleases are used in engineering to form recombinant molecule of DNA, okay, which are composed of DNA from the different sources of gene। यानी different sources के DNA को ले करके हम एक दूसरे को ज्वाइन करके क्या बना सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट DNA बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ये शो किया है कैसे होता है स्टिकी इंट से ज्वाइनिंग। देखो, ये एक फॉरेन DNA है। फॉरेन DNA के अलावा क्या लिया गया है? एक वेक्टर लिया गया है। वेक्टर मेनली यहाँ पे क्या है? प्लाज्मिड, सर्कुलर प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड में हमें एक DNA को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले ये एक फॉरेन DNA बड़ा सा है, इसमें एक जीन है, कोई भी जीन है, जिस जीन को हमें यहाँ से निकालना है तो उसको कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं। तो जो एंजाइम यूज करके इसको कट करेंगे ना, सेम एंजाइम यूज करके इसको भी हमें कट करना है। एंड कट मारने के बाद ये जो प्रोड्यूस होगा, जो ये फ्रेगमेंट होगा, ये सेम सीक्वेंस होगा, ये भी सेम सीक्वेंस होगा। वैसे ये कट होने के बाद ये भी सेम सीक्वेंस होगा, ये भी सेम सीक्वेंस होगा, जिसकी वजह से इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये सीक्वेंस हो जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा, और ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइन होंगे, अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो इनकी ज्वाइनिंग करने के लिए क्या एंजाइम चाहिए? एक लाइगेज चाहिए जो एक दूसरे को ज्वाइन कर दे। एंड ज्वाइन करने के बाद ये यहाँ पे फ्रैगमेंट ज्वाइन हो गया, और ये अब वेक्टर कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को क्या करना होगा? हमें किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना होगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा? कि एक बैक्टीरिया चाहिए, एक होस्ट चाहिए। ये हमने एक होस्ट लिया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम्पल के लिए क्या ले लिया है? इकोलाई एक होस्ट। अब इस इकोलाई के अंदर क्या करना होगा? इस प्लाज्मिड को डालना होगा। किस लिए डालना है हमें? क्योंकि इस जीन को हमें चेक करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, इसका प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म हो गया इसके अंदर। अब इस प्लाज्मिड को क्या है ना कि रेप्लिकेशन होगा, यानी कि बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, बैक्टीरिया डिवाइड होगा। अगर ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो इसका जो अंदर हमारा जीन है, यानी कि प्लाज्मिड के अंदर जो जीन है वो भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी काम करता है। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार समझने के लिए कि when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end। मैंने बात किया अभी, these can be joined together, एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं।